दूसरा किस्त नंबर 4। दूसरा खुदा किस्त नंबर 4। मेरे और ईमान की दोस्ती अगले 2 साल तक ऐसे ही चलती रही। मैं मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में आ गया। ईमान 12 साल की और मैं 14 साल का एक नौजवान बन गया। मेरी मूछों पर हल्के हल्के बाल आने लग गए थे। मैं और ईमान दोनों ही जवान हो चुके थे। ईमान पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरी और ईमान की दोस्ती अभी तक एक दूसरे को गले लगाने तक महदूद थी। 2 साल पहले ईमान से दोस्ती करते हुए जो वादा किया था, वो वादा मैं भूलने लग गया था। 2 साल से मैंने और ईमान ने एक साथ वक्त गुजारा था। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं दोस्ती से आगे बढ़ना चाहता था। मुझे ईमान से कुछ और भी चाहिए था। मेरी सोच का जाविया थोड़ा बदला तो मैं ईमान को दूसरी निगाह से देखने लगा। मैं बहाने बहाने से ईमान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हाथ लगाने लगा। मैं जानबूझकर इसे अपने मकसद के लिए तैयार करने लगा। ईमान ने मेरी हरकतों को महसूस कर लिया था। क्योंकि हमारी दोस्ती को 2 साल हो गए थे और ईमान इस दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर अनजान बनी रहती। इन दिनों हमारे गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। गांव के 4-5 घरों में चोरियां हुई तो गांव वालों ने मिलकर पहरा लगाने का फैसला किया। हर रोज़ 5 घरों से एक एक आदमी रात को पहरा देता। हमारे गांव में तकरीबन 400 घर थे। इस तरह 3 महीने के बाद एक घर की बारी आती थी। इस घर का कोई एक फर्द सारी रात पहरा देता और इस तरह चोरियों पर कंट्रोल हो गया था। आज नंबरदारों के घर की बारी थी तो उन्होंने अपनी जगह पर असलम को रात पहरे पर लगा दिया। वो पहरे पर चला गया तो ईमान घर में अकेली हो गई थी। अब्बू ने मुझे ईमान के घर भेज दिया। बेटा, तुम ईमान के पास ही ठहर जाओ, सुबह जब असलम आ जाए तो वापस आ जाना। वाह अब्बू। मैं ईमान को लेकर इसके घर आ गया। आज रात असलम पहरे पर था और घर में मैं और ईमान दोनों अकेले थे। ईमान, इधर मेरे पास आ जाओ, इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं, मैंने ईमान को कहा। वो दूसरी चारपाई पर आकर लेट गई थी। नहीं यार, तुम सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। सुबह तुमने स्कूल भी जाना है, स्कूल से वापस आओगे तो फिर बातें करेंगे। ईमान ने बहाना बनाया। वो मेरे पास आना नहीं चाहती थी। खुदा ने औरतों को बहुत हसास बनाया है। इन्हें वक्त से पहले ही हालात का पता चल जाता है। यार ईमान, आ जाओ ना, 10 मिनट बाद तुम फिर सो जाना। मैंने दोबारा ईमान को आवाज़ दी, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपनी चारपाई पर लेटी रही। ठीक है ईमान, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं तुम्हारी चारपाई पर आ जाता हूँ। मैं अपनी चारपाई से उठा और ईमान की चारपाई पर जाकर बैठ गया। ईमान, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने इसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो आंखें बंद किए खामोशी से मेरी गोद में लेटी रही। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों से खेलता हुआ इसके चेहरे पर आ गया और फिर प्यार से इसके बालों को सहलाने लगा। मैं एक हाथ से इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था और दूसरा हाथ इसके चेहरे और गर्दन पर फेरने लगा। अब मेरे हाथों की उंगलियां इसके गुलाबी होंठों पर चल रही थी। मुझे आज से 2 साल पहले का ज़माना याद आ गया। तभी शुरुआत चेहरे से हुई थी और इसके बाद मैं सीने पर आ गया था। इरादा आज भी सीने से होता, कहीं दूर जाने का था। उस वक्त तो ईमान ने मुझे थप्पड़ मारकर रोक दिया था, लेकिन आज वो थप्पड़ मारने की पोजीशन में नहीं थी। आज वो दोस्ती बचाने के चक्कर में लगी हुई थी। 2 साल की मजबूत दोस्ती पल भर में ख़त्म होने वाली थी। चेहरे पर हाथ फेरते फेरते मैंने इसके सीने पर हाथ रखा और उसे दबाता चला गया। एक लम्हे के लिए ईमान घबराई और मुझे गुस्से से घूरने लगी। राजी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। इसकी आंखें जल रही थीं और इन आंखों में एक इल्तिजा थी। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहा। मेरे ज़हन पर इस वक्त सिर्फ एक ही धुन सवार थी और मैं इसी पर अमल दरामद कर रहा था। मेरे हाथ ईमान के सीने पर थे और मैं प्यार से इसे मसलता जा रहा था। जब इंसान के जहन पर हवस सवार होती है तो चेहरे की खूबसूरती सानवी हो जाती है। ईमान का चेहरा भी मेरी नज़रों से महव हो गया था। मेरा हाथ ईमान के सीने से होता इसके पेट पर जा पहुंचा। इसका जिस्म कपकपाने लगा। अचानक इसने मेरे हाथ को अपने पेट से हटाया और चारपाई से उठ खड़ी हुई। इज़वान, तुम अपने घर चले जाओ। ईमान जब गुस्से में होती तो वो मुझे मेरे असल नाम से बुलाती थी। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपनी जगह पर अड़ गया। देखो, अगर तुम अभी मेरे घर से नहीं गए तो मैं शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी। वो 2 साल पहले वाली ईमान बन गई थी। जो करना है कर लो, लेकिन आज मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊँगा। मुझे मालूम था अगर मैं एक बार इस घर से निकल गया तो फिर कभी भी ईमान को हासिल न कर सकूँगा। मुझे ईमान चाहिए थी हर हालत में और मुझे इस बात का फ़ैसला हुए बगैर इस घर से नहीं जाना था। तुम आज भी नहीं बदले रिजवान। मेरी 2 साल की दोस्ती भी तुमको ना बदल सकी।
पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, पता नहीं सीने के अंदर कौन सा पत्थर लिए बैठे हो जो तुम पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। किसी के जज्बातों से खेलकर पता नहीं कौन सा मज़ा आता है तुम्हें। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गई। इसकी आवाज़ कमरे से बाहर जा रही थी। मुझे डर लगने लगा, अगर वो इस तरह ज़ोर ज़ोर से बोलती रहती तो मोहल्ले से कोई ना कोई उठकर आ जाता। ईमान, 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैंने इसे दोनों बाजू से पकड़कर हिलाया, लेकिन वो तो होश हवास की दुनिया से बाहर जा चुकी थी। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आज के बाद कभी शक्ल मत दिखाना। वो गुस्से से पागल हो रही थी। ईमान प्लीज़ देखो, एक बार मैं जा रहा हूँ, तुम चुप हो जाओ बस। मैं जल्दी जूते पहनने लगा। चले जाओ बेगैरत इंसान, तुम दोस्ती के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारी औरत सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनी है। इसने चारपाई के नीचे पड़ा हुआ जग उठाया और पूरी ताकत से मेरी तरफ उछाल दिया। मैं एक जूता पहन चुका था। मैंने दूसरा जूता हाथ में पकड़ा, उसके घर से भागकर बाहर आ गया। गली में आकर मैंने दूसरा जूता पहना और चुपचाप अपने घर चला गया। आज एक बार फिर मैंने ईमान को खो दिया था। आज फिर मैं गलती कर बैठा था। यह आदम की औलाद में से था और शैतान ने मुझे ईमान की जन्नत से निकलवा दिया था। मैं बार बार गलती करता था और मेरे अंदर का हैवान बार बार बाहर निकल आता था। मैं ईमान की पाकीज़गी और इसकी पाकदामनी का लुटेरा बन गया था। दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी। ईमान के दिल से पहले भी एक बार निकल चुका था, लेकिन इस बार दर्द ज़्यादा हुआ था। ईमान के साथ 2 साल रहते रहते मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं घर आकर सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, लेकिन जब किसी का दिल टूटता है तो फिर नींद नहीं आती। मेरा और ईमान, हम दोनों का ही दिल टूटा था। हम दोनों आज रात अपने अपने घरों में नींद से लड़ रहे थे। हम दोनों ही रो रहे थे और गलती आज भी मेरी ही थी। ईमान, मुझे माफ़ कर देना। मैं सारी रात ख्यालों में ईमान से माफ़ी मांगता रहा। ईमान मुझसे छोटी ज़रूर थी, लेकिन वो ज़माने के सितम सहते सहते बहुत बहादुर हो गई थी। वो तो गम के इस पहाड़ को बर्दाश्त कर गई, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर था। पूरी रात लड़ते लड़ते मैं हार गया। सुबह तक मैं बुखार से तप रहा था। मेरा सारा जिस्म टूट रहा था और ज़हन पर बार बार ग़ुनूदगी छा रही थी, लेकिन मैं बेहोश नहीं होना चाहता था। मुझे होश में रहकर इस दर्द को सहना था और मैं होश में था। सुबह जब मुझे इरम जगाने की लाई तो मेरी हालत देखकर डर गई। एक रात के बुखार ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। पल भर में ही पूरा घर इकट्ठा हो गया। खुदा की पनाह, ये तो तप रहा है बुखार से। इतना ज़्यादा बुखार, इसके माथे पर हाथ भी नहीं लगाया जाता। अब वो मेरे माथे पर हाथ लगा रहे थे। उस ज़माने में थर्मामीटर इतने आम नहीं हुए थे, इसलिए घरों में बुखार की शिद्दत का अंदाज़ा माथे पर हाथ लगाकर ही किया जाता था। तारिक बेटा, जब डेरे से गधा गाड़ी ले आओ, किसी अड्डे पर ले जाते किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए। अस्पताल हमारे घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर शहर में वाक़ था, लेकिन गांव से 2 किलोमीटर दूर अड्डे पर एक छोटा सा प्राइवेट क्लिनिक था, जहाँ एक गरीब सा डॉक्टर 100-200 रुपये लेकर बुखार और सर दर्द वगैरह की दवाई देता था। जाओ तारिक बेटा, जल्दी से गधा गाड़ी ले आओ, राजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब्बू ने तारिक भाई से कहा तो वो बाहर जाने के लिए मुड़े, लेकिन मैंने इनकी कलाई पकड़ ली। नहीं अब्बू, आप काम पर जाओ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, शाम तक मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने अब्बू की तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम था मेरे इस बुखार की दवाई डॉक्टर के पास नहीं थी। अब्बू का फजूल में 200-300 रुपये भी ज़ाया हो जाता और इनकी छुट्टी की वजह से डेरे पर भी अच्छा खासा नुकसान हो जाता। देख लो बेटा, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे तो मैं चला जाता हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अब्बू ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा। मेरा माथा अभी तक बुखार से तप रहा था। गुर्बत चीज़ ही ऐसी होती है। अब्बू के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। मैं अगर आज डॉक्टर के पास चला जाता तो आने वाले 1 हफ्ते तक हमारे घर का बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता। इन्हें अपने 5-5 बच्चों का पेट पालना था। वो डॉक्टरों वाली अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बेटे की बीमारी से ज़्यादा इन्हें बच्चों के पेट पालने की फ़िक्र थी। आमिर बेटा, तुम जाकर अपनी ईमान बाजी को ले आओ। आज असलम घर पर ही होगा तो ईमान नहीं आएगी। तुम इनको मेरा बताना, उन्हें कहना कि राजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए अब्बा ने ईमान को बुलाया है। वो 2-3 घंटे राजी के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख दे। राजी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो वापस अपने घर चली जाए। आमिर भाग कर गया और थोड़ी देर बाद ईमान को अपने साथ ले आया। जी चाचू, क्या हुआ राजी को? इसकी तबीयत तो ठीक है। इसने आते ही मेरे माथे पर हाथ रख दिया। बर्फ़ की तरह ठंडा यख हाथ। एक लम्हे में ही ठंडक का एहसास मेरी रूह की गहराइयों तक जा पहुंचा। मेरी तबीयत संभलने लगी, बुखार का जोर टूटने लगा तो मैंने आंखें खोलकर ईमान के चेहरे की तरफ देखा। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। सारी रो कर इसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। आंखों का हल्का सब्जपन गायब हो चुका था
और उसकी जगह सुरफी ने ले ली थी। शायद वो भी सारी रात से जाग रही थी। वो मेरे हाथ से जख्म खाकर मेरे सामने बैठी थी। मैं जख्म देखकर इसे बर्दाश्त न कर सका था, मगर वो जख्म खाकर भी इसे बर्दाश्त कर गई थी। खुदा ने औरतों को बहुत मजबूत बनाया है, या फिर इस खुदा ने ईमान को बहुत मजबूत बना दिया था। ईमान बेटी, तुम राजी के माथे पर बर्फ़ की ठंडियाँ पट्टियाँ रखो और इसका बुखार कम हो जाए। मेरे बाकी भाइयों को स्कूल से देर हो रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी स्कूल चले गए। आज डेरे पर काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारी चाची डेरे पर जा रहे हैं। तुम 2-3 घंटे तक अपने घर चली जाना, तब तक मैं तुम्हारी चच्ची को घर भेज दूंगा। नहीं चच्चा, आप आराम से जाओ। असलम अभी शहर चला गया है, इसकी वापसी अब रात को ही होगी। मैं रात तक इधर राजी के पास ही हूँ। आप काम ख़त्म करके ही घर वापस आना। ईमान ने मुझे राजी कहकर बुलाया था। मुझे बुखार में तपता देखकर इसका गुस्सा उतर गया था। ईमान थी ही ऐसी, इसने हर पल हर जगह मेरी हर उस खता को माफ़ किया जो जाने अनजाने में मुझसे सरजद हुई थी। ठीक है बेटा, तुम खाना खा लो और राजी को भी थोड़ा खिला देना। अम्मी ने मेरे चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा। जी खाला जी, मैं खिला दूंगी, आप बेफिक्र रहो। ठीक है बेटा, मैं माँ हूँ तो मुझे फ़िक्र तो होगी ना, अम्मी ने ईमान को कहा और अब्बू के साथ डेरे पर चली गई। घर में मैं और ईमान अकेले हो गए थे। ईमान दूसरे कमरे से प्लास्टिक के छोटे बर्तन में बर्फ और माथे पर रखने के लिए पट्टियां ले आई। इसने मेरे सिराने की तरफ लकड़ी का स्टूल रखा और उस पर प्लास्टिक के बर्तन को रख दिया। वो मेरे साथ चारपाई पर बैठ गई और बर्फ वाले पानी से पट्टियां भिगो भिगो कर मेरे माथे पर रखना शुरू कर दी। पता नहीं वो बर्फ की ठंडक थी या ईमान का मेरे साथ बैठना, मुझे बहुत सुकून महसूस होने लगा। ईमान तकरीबन 10 मिनट तक खामोशी से मेरे माथे पर पट्टियां रखती रही। मेरा बुखार मुकम्मल तौर पर उतर गया था, बस खामोशी से पट्टियां रख रही थी। रात को एक तूफान आया था और गुजर गया। सिर्फ ईमान के दिल में वो तूफान अभी तक ठहरा हुआ था। वो नाजुक सी लड़की पता नहीं कौन कौन से तूफान छुपाए बैठी थी। ईमान, अब मैं ठीक हूँ, तो पट्टियां करना छोड़ दो। मैंने ईमान से कहा, तुझसे पट्टियां करना छोड़ दी, पर अपने सर से दुपट्टा उतार कर मेरा माथा खुश्क करने लगी। तुम थोड़ा बैठने की कोशिश करो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ला देती हूँ, इसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। जी, मुझे अभी थोड़ी भूख महसूस हो रही है। मैंने उठने की कोशिश की तो इसने एक हाथ मेरे सर के पीछे रखा और दूसरे हाथ से मेरी कलाई को पकड़कर मुझे बिठाने लगी। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, इसने मुझे आराम से बिठाते हुए कहा और बाहर खाना लाने चली गई। मैं कमरे में अकेला रह गया और मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। शायद मैंने ईमान से ज्यादती की है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन ये एहसास पर थोड़ी देर रहा। ईमान 1 मिनट बाद खाना लेकर आ गई तो मैं सोचूं कि दुनिया से बाहर निकल आया। वो मेरे सामने चारपाई पर बैठ गई, खाने की ट्रे से अपनी गोद में रख ली और खाने के एक छोटा सा निवाला लेकर मेरे मुंह की तरफ हाथ बढ़ा दिया। यही ईमान, अब मैं ठीक हूँ, अपने हाथ से खाना खा लूँगा। मैंने इसके हाथ से निवाला लेना चाहा तो इसने अपने निवाले वाले हाथ को मुझसे दूर कर लिया। आज मेरे हाथ से खाना खाओ राजी, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं क्या बात थी इन सब्ज आँखों में कि मुझे इन आँखों में देखने की हिम्मत न हो सकी और मैंने अपनी आंखें झुका ली। मेरे हाथ से खाना खा लो राजी, इसने दोबारा मेरे मुंह की तरफ निवाला बढ़ाया तो मैंने खामोशी से निवाला मुंह में डाल लिया। वो खामोशी से निवाले बना बना कर मेरे मुंह में डालती रही और मैं खाता रहा। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मेरा दिल चीख कर कह रहा था कि वो कुछ बोले, चाहे मुझे बुरा भला कहे, इससे इसके दिल का गुबार भी हल्का हो जाता। मगर उसने जैसे न बोलने की कसम खाई हुई थी। अगर वो इसी तरह अंदर ही अंदर जख्म सहकर खामोश रहती तो शायद मर जाती। मैं इससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन जितनी गलतियाँ की थीं मुझे अब माफ़ी मांगते हुए भी शर्म आ रही थी। बहरहाल फिर भी मुझे माफ़ी तो मांगनी थी। अगर मैं इससे माफ़ी न मांगता तो शायद मैं खुद मर जाता। मुझे हर सूरत माफ़ी मांगना थी। ईमान, मैंने इसके हाथ से निवाला लेकर इसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ा और खा लेते, इसने नॉर्मल लहजे में कहा। इसका हाथ मेरे हाथ में था, उसे हाथ छुड़ाने की इसने कोई कोशिश नहीं की। ईमान, मेरी आवाज़ रुंध गई। मुझसे मज़ीद कुछ और नहीं बोला गया। मज़ीद खाना खाओगे? इसने मुझसे मज़ीद खाने का पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरा मज़ीद खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं खाना वापस रख देती हूँ। वो ट्रे पकड़ कर खड़ी हुई तो मैंने इसका हाथ छोड़ दिया। वैसे भी इसका हाथ पकड़ने का हक़ मैंने खो दिया था। मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि ईमान ट्रे पकड़कर दरवाजे की तरफ चली तो मैंने इसे पीछे से आवाज़ दी, जी कोई और चीज़ चाहिए तो बोलो, मैं ला देती हूँ। इसे पीछे मुड़कर कहा तो मैंने खामोशी से इनकार में सर हिला दिया। वो बाहर जाकर बर्तन धोने लग गई। शायद बर्तन धोने के बाद इसने रात को पकाने के लिए सब्ज़ी वगैरह बना दी थी ताकि अम्मी आए तो वो साथ मिलकर रात के लिए खाना बना लेती। थोड़ी देर बाद दूध गर्म करके ले आई। राजी दूध पी लो,
सिर्फ एक रात के बुखार से ही तुम कितने कमज़ोर हो गए हो। इसने दूध का गिलास देते हुए कहा। मैंने इसके हाथ से गिलास लिया और अपने तकिए की तरफ पड़े स्टूल पर रख दिया। वो मेरी चारपाई के सिरहाने खड़ी थी। ईमान, 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। वो मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रही थी। अगले 1 मिनट तक वो मुझे ऐसे ही देखती रही। ईमान, मैंने एक बार फिर से पुकारा तो वो एक गहरी सांस लेकर मेरे पास बैठ गई। इसका हाथ मेरे हाथों में था और मैं इसके हाथ को सहलाने लगा। ईमान, मुझे तुमसे माफ़ी मांगते हुए शर्म तो बहुत आ रही है, मगर मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। शायद अब की बार तुम मुझको माफ़ कर दो। ईमान, मैं आज के बाद कभी इस दोस्ती की हद को क्रॉस नहीं करूँगा। मैंने ज़िंदगी में हमेशा तुम्हारे दिल से इज्जत ही की है। बस कभी कभी मैं भटक कर किसी और रास्ते का मुसाफिर बन जाता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे दिल में शायद अभी मेरे थोड़ी इज्जत, थोड़ा एतबार बाकी है, शायद दोस्ती भी अभी बाकी है। मेरी आंखें नम हो गई थीं और मेरे हाथों की लर्जिश बहुत बढ़ गई। प्लीज़ ईमान, एक बार माफ़ ज़रूर कर देना। मैंने इसका हाथ छोड़ दिया और इल्तिजा नज़रों से ईमान की तरफ देखते लगा। राज़ी, वो मेरी तरफ देखने लगी। मेरे बालों में उंगलियां फेरते उसने दूसरी बार मेरा नाम लिया, लेकिन मेरे नाम से आगे वो खामोश थी। शायद दिल में कुछ कहने का हौसला पैदा कर रही थी। ये खामोशी तवील से तवील तर होती चली गई। वो खामोशी से बस मेरे बालों में उंगलियां फेरती रही। ईमान, कुछ तो कहो। इसकी आंखों में आंसू देख कर मेरा दिल तड़प उठा। ईमान, कुछ तो बोलो, मुझे गालियाँ दे लो, बुरा भला कह लो, मगर खामोश ना रहो। प्लीज़ ईमान, कुछ तो। मैं अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका और रोने लगा। राज़ी, इसने मेरी आंखों में आते आंसुओं को अपनी हथेली से साफ करते हुए कहा। राज़ी। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई और फिर गोया हुई। आज रात में बैरूनी दरवाज़ा खुला रखूंगी। तुम मेरे जाने के बाद आधे घंटे के बाद चोरी से घर में दाखिल हो जाना। हमारे कमरे के दरवाजे में एक सुराख है, तुम उस सुराख से मुझे और असलम को देख लेना। अगर तुम आज की रात निकाल पाए तो कल से जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारी दोस्ती को जिस रास्ते पर भी तुम ले जाना चाहो, ले जाने के लिए तैयार हूँ। राज़ी, मुझे गुनाह और सवाब का पता नहीं। अगर मैं एक 50 साल बूढ़े के साथ हो सकती हूँ जो मुझे ख़रीद कर लाया है और जिसे दुनिया मेरा शौहर कहती है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ सोने में भी कोई एतराज़ नहीं चाहिए। अगर तुम आज की रात निकाल पाए तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। इसने मेरे बालों में हाथ निकाला, खड़ी हुई और घर से बाहर चली गई। टेप रिकॉर्डर पर आदमी नुसरत फ़तेह अली खान की वही रश्के कमर वाली कवाली लगी हुई थी, जिसकी हल्की हल्की आवाज़ मेरे दिल को चीर चीर कर इसके अंदर से तमाम गंदगी निकाल रही थी। ईमान कब की जा चुकी थी, कैसेट ख़त्म होकर बंद हो गई थी, लेकिन मेरे लाशूर में अब भी ईमान की पहली नज़र गर्दिश कर रही थी, जिसे मुझे बैठक की छत पर खड़े हुए डाली थी। ईमान इसके बाद दोबारा रात को खाना बनाने के लिए हमारे घर आई। आमिर इसे दोपहर को बुलाने के लिए भी गया, लेकिन इसने आने से इनकार कर दिया था। इरम आमिर को साथ लेकर उसके घर चली गई। सारा दिन इरम ईमान के घर में रही, फिर रात को वो दोनों ईमान को साथ लेकर आए। राज़ी, अब तबीयत कैसी है, तुम्हारा बुखार तो उतर गया ना? ईमान ने बड़ी सादगी से पूछा तो मैंने सर हिला दिया। हाँ बेटा, अब ठीक है राज़ी, तुम्हारी बर्फ़ की पट्टियों से मेरे बेटे का बुखार उतर गया। अम्मी ने प्यार से ईमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। खाला, अब खाना दे दो असलम के लिए, वो शहर से वापस आ गया है। खाना खाकर उसे जल्दी सोना भी होगा ताकि वो सुबह जल्दी उठकर काम पर जा सके। ईमान ने अम्मी से कहा तो अम्मी ने टिफ़िन में असलम के लिए खाना पैक कर दिया। चलो राज़ी, अब मुझे अब घर छोड़ाओ। ईमान ने अम्मी के खाने का टिफ़िन लेते हुए कहा। जी जी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, मैंने जल्दी से चप्पल पहनते हुए कहा। ईमान, एक बार फिर देख लो, मेरा दिल नहीं मानता सब कुछ करने को। हम दोनों बाहर गली में खड़े थे। मुझे डर लग रहा था। रात को चोरी छुपे ईमान के घर जाना ये बहुत बड़ा रिस्क था, इसलिए मैं अंदर से डर रहा था। नहीं राज़ी, अब वक्त आ गया है, अब तुम बड़े हो गए हो, शायद यही सही वक्त है ये सब कुछ करने के लिए। इसने अपने बाजू खोले और मुझे अपने गले से लगा लिया। रात के इस वक्त इस सुनसान सी गली में हम दोनों एक दूसरे के सीने लगाए, दुनिया माफिया से बेखबर हो गए। हम एक दूसरे में खो गए। पता नहीं कितनी देर तक हम यूं ही एक दूसरे से लिपटे खड़े रहे। ठीक है ईमान, अब तुम घर चले जाओ, वो अचानक सामने आ गया तो मसला बन जाएगा, मैंने ईमान से अलग होते हुए कहा। तो वो मुझसे अलग होकर खड़ी हो गई। मैं और असीस सहन में खाना खाएंगे। खाने के बाद जब हम सोने के लिए कमरे में चले जाएंगे तो थोड़ी देर में पानी पीने के बहाने सहन में आऊँगी, दरवाज़ा खोल दूँगी। तुम सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करना और फिर अंदर आ जाना। दरवाजे में सुराख है, तुम खामोशी से बस इसी सुराख से आंख लगा कर देख लेना और उसके बाद खामोशी से ही वापस अपने घर चले जाना। मैं रात को खुद ही दोबारा कुंडी लगा लूँगी, तुम ये सब कुछ कर लोगे ना? इसने मेरे गालों को छूते हुए कहा।
हाँ ईमान, मैं कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। मैं अंदर से डर रहा था, लेकिन मुझे ईमान को मुतमईन करना था। मुझे ईमान के लिए ये सब कुछ करना ही था, और मैं ये सब कुछ कर बैठा था। राजी, आज क़यामत की रात है, प्लीज़ मेरी खातिर इस क़यामत से गुजर जाना। इसने एक बार फिर मेरे गालों पर होंठ रखे और फिर दरवाज़ा खोल कर अंदर चली गई। मैं अपने गालों पर हाथ रखे बाहर गली में खड़ा हो गया। ईमान को अंदर घर में गए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था। वो असलम के साथ खाना खा रही थी तो मैं बाहर खड़ा उनके अंदर जाने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो खाना खाकर फारिग हुए और फिर अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद ईमान पानी पीने के बहाने बाहर निकली। इसने उसे में रखे घड़े से पानी निकाल कर पिया और फिर बिन दरवाजे के पास आकर मुझे हल्की सी आवाज़ दी। मैंने आहिस्ता जवाब दिया तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में चली गई। 10 मिनट तक मैं इधर गली में ही खामोशी से इंतज़ार किया और फिर एहतियात से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। सहन क्रॉस करके सामने ही एक कच्ची ईंटों का बना हुआ छोटा सा कमरा था, जिसकी बगल में 2 पिलर खड़े करके ऊपर लकड़ी की छत बनाकर ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। पंजाबी में हम इसे टारा कहते हैं। अंदर बिजली का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी लकड़ी के दरवाजे की मुख्तलिफ दरवाज़ों से बाहर आ रही थी। मैं खामोशी से सहन क्रॉस करके दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे की एक दर से आंख लगाकर अंदर देखने लगा। आज इस बात को तकरीबन 12 साल हो गए हैं। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। 14 साल की उम्र में जब मैंने इस दरवाजे की दर से आंख लगाई थी तो उस वक्त तक मैं एक खिलंडरा सा लड़का था, लेकिन उस रात ने मुझे निचोड़ कर रख दिया था। ईमान सही कहती थी कि क़यामत इसी रात को आ गई थी। आज वाकई कमरे के अंदर क़यामत का समा था। मुझे सब कुछ नहीं देखना चाहिए था, शायद मुझे वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन खुदा ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं वहाँ इस दरवाजे की दर से आंख लगाकर इस क़यामत को देख रहा था। ईमान हर रात इस क़यामत से गुजरती थी, लेकिन मैं इस क़यामत को बर्दाश्त नहीं कर सका। यह हकीकत है। मैं आज भी रात को ठीक से सो नहीं सकता। वो मंजर ही कुछ ऐसा था जिसे देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। असलम चारपाई पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। इसने कमीज नहीं पहनी हुई थी, नीचे इसने गंदी सी धोती पहनी हुई थी। ईमान इसकी चारपाई के किनारे पर बैठी इसकी टांगें दबा रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने खाना लाने में? तुम्हें पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ। वो गुस्से से ईमान की पीठ पर हाथ फेरते हुए कह रहा था। ईमान खामोशी से इसके पाँव दबाती रही। सुनती नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? सारा दिन आवारा घूमती रहती हो, तब बूगी बन गई हो। इसने ईमान को लात मारी तो ईमान नीचे ज़मीन पर गिर गई। हाँ, जवाब क्यों नहीं देती? वो गुस्से से चिल्लाने लगा तो मैं डरकर दरवाजे से थोड़ा दूर हो गया। इधर आओ, चारपाई पर बैठो। अब खड़ी क्यों हो गई हो? इसके गुस्से से भरी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन मैंने हिम्मत की और दोबारा दरवाजे की दर से आंख लगा ली। ईमान अभी तक चारपाई से थोड़ा हटकर खड़ी थी। इधर आओ। इसने चारपाई के नीचे पड़ी हुई चप्पल उठाई तो ईमान चारपाई पर आकर बैठ गई। टांगे दबाओ मेरी। इसने ज़ोर से चप्पल ईमान के सर पर मारी तो वो चीख उठी और रोने लग गई। टांगे दबाओ ज़ोर से। अभी नाटक मत करो रोने का। मैं सारा दिन काम करके थक जाता हूँ और तुम ठीक से टांगे भी दबाई नहीं जा रही। इसने दूसरी बार ईमान के सर पर चप्पल मारी तो ईमान अपनी चीख पर काबू पाते हुए जल्दी जल्दी पाँव दबाने लगी। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक दबा रही हो। इसने चप्पल ज़मीन पर रखी और ईमान के जिस्म पर दोबारा हाथ फेरने लगा। ईमान 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पाँव दबाती रही। कभी कभार ईमान का हाथ थोड़ा हल्का होता तो वो ज़ोर से एक थप्पड़ ईमान की पीठ पर मारता, जिससे ईमान इसके पाँव और ज़ोर से दबाने लगती। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं पहली बार ईमान को यूँ मार खाते हुए देख रहा था। वो हर बार थप्पड़ खाती, चीखती और फिर टांगे दबाने लगती। चलो अब बस करो, इधर लेटो मेरे पास। इसने ईमान को बाजू से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर लिटा लिया। ईमान इसके ऊपर लेटी हुई थी और वो ज़ोर ज़ोर से इसे अपने बाजू में भींच रहा था। तकरीबन 100 किलोग्राम से भी ऊपर का वो गोश्त का पहाड़ 12 साल की इस छोटी सी लड़की को इंतहाई बेदर्दी से नोच रहा था। चलो अब कपड़े उतारो, अपने सारे कपड़े उतार दो। चलो शाबाश, जल्दी गुजारो कपड़े, तुम्हारे शोहर को अब रिलैक्स होना है। नहीं नहीं, मुझे कपड़े नहीं उतारने, मुझे ये काम नहीं करना। ईमान ज़ारों की तरह रोने लग गई। वो भागना चाहती थी मगर असलम ने इसका बाजू पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सकती थी। देखो मैं तुम्हारा शोहर हूँ और अच्छी बीवियाँ वही होती हैं जो अपने शोहर के ख्वाहिश को पूरा करती हैं, कभी इनको इनकार नहीं करती। वो इसे प्यार से मनाने लगा। इसके चेहरे पर शैतानियत सवार थी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं करना चाहती। वो मुसलसल रो रही थी और इसका पूरा जिस्म खौफ से कपकपा रहा था। चट्टाख। असलम ने पूरी कुव्वत से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। ईमान ज़मीन पर गिरने लगी, लेकिन चूँकि असलम ने इसका हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए
इसने इसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया और इसके संभलने से पहले ही दूसरा थप्पड़ मार दिया। अब की बार ईमान ज़मीन पर गिर गई। इसका हाथ असलम के हाथ से छूट गया था। ईमान ज़मीन पर गिरी काँप रही थी और रोकर शायद इसका गला खुश्क हो गया था, इसलिए इसकी सिर्फ हिचकियों की आवाज़ें आ रही थी। कपड़े क्यों नहीं उतारती तुम? ऊँचे से पुकारा। इसे ज़मीन पर पड़ी हुई ईमान को गले से पकड़ा और इसे अपने सामने खड़ा कर दिया। 30,000 में ख़रीद कर लाया हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से। तुम्हारे बाप को 30,000 मैंने तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं दिए। पता है ना कितनी बड़ी रकम होती है 30,000? तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है ये 30,000 इकट्ठा करने में। ये तो गाँव वालों की मेहरबानी थी जो उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे करके दे दिए मुझे। वो गुस्से से ईमान के सीने को मसलने लगा। मुझे घर जाना है, मुझे सब कुछ नहीं करना, मुझे घर भेज दो। ईमान अभी भी कपकपा रही थी। घर भेज दो? किचन में पड़ी छुरी देखी है ना? इस छुरी से तुम्हारे बाप का गला काट दूंगा अगर दोबारा जाने की बात की। असलम ने इसे एक और थप्पड़ मार दिया। चलो कपड़े उतारो, हर रात ही तमाशा लगा देती हो। इसने झटके से ईमान की कमीज उतार दी। ईमान की कमर दरवाजे की तरफ थी। मुझे ईमान की नंगी कमर नज़र आने लगी। सफ़ेद कमर पर ज़ख्मों के लातादाद निशानात मुझे नज़र आ रहे थे। असलम की छड़ियों और थप्पड़ों से ईमान की सारी कमर सुर्ख हो गई थी। इससे पहले मैंने असलम का सिर्फ एक ही रूप देखा था और आज मैं इसको भेड़िया बनता हुआ देख रहा था। असलम ईमान को लेकर चारपाई पर चला गया। ईमान रोने और चिल्लाने लग गई, लेकिन वो जामना बना हुआ था। रात 11 बजे तक नंबरदारों के इस घर के कमरे में मियाँ बीवी का कोई पाकीज़ा रिश्ता नहीं बल्कि कोई शैतानी खेल खेला जाता रहा। ईमान दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन इसकी चीखों का इस शैतानी फेल में मसरूफ़ था। अचानक ईमान ने एक ज़ोरदार चीख मारी और इसने दर्दनाक नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। इसे मालूम था कि मैं दरवाजे के पार ये सब कुछ खड़ा देख रहा हूँ। इसकी नज़रें शायद मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे खामोशी सब कुछ देखने का कहा था। इसकी नज़रों में जो बेबसी और लाचारगी थी, इन नज़रों में मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया। इन सब्ज़ आंखों की बेबसी ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मैंने कमरे के दरवाजे को ज़ोर से लात मारी और ऊंची ऊंची आवाज़ में असलम को गाली देना शुरू कर दी। रात की तारीकी में चोरों की तरह किसी के घर में दाखिल होने का डर अचानक ख़त्म हो गया। मैं हर डर से आज़ाद हो गया था। मुझे सिर्फ ईमान की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खोल, वो मर जाएगी, बेगैरत इंसान, दरवाज़ा खोल और ईमान को छोड़ दे वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मैं दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लकड़ी का एक भारी दरवाज़ा था जो बाहर की तरफ खुलता था, इसलिए मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी टूट नहीं सका था। ईमान में आ गया हूँ, तू मत, मैं मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। मैं पागलों की तरह सेन में दाएं बाएं चक्कर लगाने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी मुझे सेन में जो भी चीज़ नज़र आ रही थी वो उठाकर दरवाजे पर मार रहा था। मेरी आवाज़ बाहर गली तक जा रही थी। तारिक भाई मुझे देखने के लिए गली में ही खड़े थे। उन्होंने मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भागकर अंदर आ गए, लेकिन मेरी हालत देख कर डर कर वापस घर चले गए और अब्बू को जाकर बताया। असलम और ईमान अंदर कमरे में कपड़े पहन चुके थे, लेकिन दरवाज़ा खोलने की हिम्मत वो नहीं कर रहा था। थोड़ी देर पहले तक यही असलम ईमान को गला काटने की धमकी दे रहा था। एक छोटी सी लड़की पर जुल्म करते हुए शेर बना हुआ था, मगर बाहर मेरे पागलपन ने इसे शेर से बकरी बना दिया था। ज़रा सी देर में मेरे घर वाले आ गए। अब मुझे चीज़ें उठा कर दरवाजे पर मारते हुए गाने देते देखा तो वो जल्दी से भाग कर आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। छोड़ दो अब्बू, मुझे छोड़ दो। वो ईमान अंदर कमरे में मर जाएगी, वो उसे मार रहा है, छोड़ो मुझे। अब्बू, मैंने ईमान को बचाना है। मैं अब्बू के हाथों से निकलने के जोर लगाने लगा। मुझे अब्बू के साथ गुत्थम गुत्था देखकर तारिक भाई भी आ गए और अब्बू और तारिक ने दोनों ने मुझे पकड़ लिया। अब्बू, वो ईमान को मार रहा है, ईमान को। मेरी नज़रें अभी तक दरवाजे पर लगी हुई थी और मैं बार बार अब्बू और भाई के हाथों से निकल रहा था। समीने से पकड़ो, मैं अंदर देखता हूँ। अब्बू ने अम्मी को कहा तो अम्मी दूसरे भाइयों ने मुझे पकड़ लिया। मैं ज़ोर लगा कर थक चुका था, लेकिन फिर भी अभी तक हल्की फुल्की मुज़ाहमत कर रहा था। अब्बू ने मुझे छोड़ा और जाकर असलम का दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलो असलम, ये क्या हुआ है? मैं रियाज हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब्बू ने अपना नाम बताकर इसको आवाज़ दी तो असलम ईमान को लेकर बाहर आ गया। ये ईमान को मार रहा था। ये कमीना आदमी मेरी ईमान को मार रहा था। अब्बू, मैंने असलम को देखा तो मेरा खून खोने लगा, मेरी सारी थकावट उतर गई। एक बार फिर जोर लगाने लगा। छोड़ो मुझे, मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। क्या हुआ? ये लड़का इतना पागल क्यों हो रहा है? असलम बाहर आया तो अब्बू से सवाल करने लगे। पता नहीं चौधरी साहिब, हम तो अंदर लेटे हुए थे जब सब कुछ अचानक होने लगा।
मैं दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, इसलिए अंदर नहीं आ सका और बाहर हंगामा करने लगा। असलम अबू को देखा, ऐसे कुछ हौसला हो गया। ये छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ये छोड़ दो। ये ईमान को मार रहा था। मैं मार दूंगा आज आज इस भेड़िए को, ये भेड़िया है। मैं हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। पूरा घर मुझे संभालने में लगा हुआ था। अबू अभी तक इससे बातें करने में उत्सुक थे। मैं जोर लगाने लगा तो लगाकर हाँफने लग गया। अम्मी और तीनों भाइयों ने मुझे पकड़ा हुआ था। चौधरी अपने बेटे, ये पागल हो गया है, पता नहीं इससे गुस्सा क्यों आ रहा है और ये हमारे घर में क्या कर रहा है। अब्बू को मुझे संभालने का कह रहा था। अब्बू की समझ में कोई मामला नहीं आ रहा था। मैं तो ईमान को घर छोड़ने आया था, फिर अचानक इतना ये सब कुछ पता नहीं कैसे हो गया। असलम आखिर कोई तो मामला होगा। मेरा बेटा बहुत हसास है। कहीं तुम ईमान को मार तो नहीं रहे थे? क्यों ईमान बेटा, ये तुम्हें मार तो नहीं रहा था? अब्बू ने ईमान को गले से लगाते हुए कहा। इसे मेरी वहशत से कोई डर नहीं लग रहा था। शायद इस घर में इस वक्त सिर्फ ईमान ही थी जिसे डर नहीं लग रहा था। हाँ, यह ईमान ही थी जिसका हौसला बढ़ गया था। शायद शहजादा 7 समंदर पार करके शहजादी को देव से बचाने के लिए आ गया था। नहीं चाचू, कुछ नहीं हुआ है। हम अंदर बातें कर रहे थे। राजी को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। इसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और अब्बू को बताने लगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर कोई भी मसला हो तो मुझे बताना ज़रूर। मैंने तो अपनी बेटी कहा है, तो बेटी जहाँ तक मुझसे हो सका मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। उन्होंने ईमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बलूचिस्तान के छोटे से सहराई गांव के गोरख धंधों से वो सारी ज़िंदगी लड़ते लड़ते थक जाते, लेकिन फिर भी इसे ठीक नहीं कर सकते थे। ये मर्दों का मुआशरा था या औरतें बिकती थीं और बिकी औरत को मौत ही आज़ाद करवा सकती थी। ईमान, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये तुम्हें छुरी से ज़िबा करने लगा था। तुम डरो मत, इसे मैं ज़िबा करूँगा। इन लोगों के हाथों से निकलने के लिए दाएं बाएं पाएँ मारने लगा। अचानक मेरे हाथों में आमिर का गला आ गया। मैंने दोनों हाथों में आमिर का गला पकड़ा और उसे दबाने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने के साथ साथ आमिर का गला भी दबा रहा था। जब आमिर का सांस बंद हुआ तो इसके अलग से घुटी घुटी आवाज़ें आने लगी। वो मेरे हाथों में झूलते हुए नीचे गिरने लगा तो हम सभी ज़मीन पर नीचे गिर गए। इसे छोड़ो जानवर, वो मर जाएगा। रियाज, आमिर को बचाओ, ये जानवर इसे मार देगा। अम्मी ने जब आमिर को यूँ हाथ पाँव छोड़ते देखा तो वो मेरे चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगी। रियाज, मेरे बेटे को बचाओ। अम्मी अब्बू को आवाज़ें देने लगी और पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रही थी, लेकिन मुझ पर जुनून सवार था और मैं इसी जुनून में आमिर का गला दबा रहा था। अब्बू तेज़ी से मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मेरे दोनों हाथों के दरमियान बाजू देकर झटका दिया तो आमिर का गला मेरे हाथ से निकल गया। उन्होंने मुझे ज़मीन से उठाया और दोनों बाजू में जकड़ कर मुझे गले से लगा लिया। मैं इनके सीने से लगा मुज़ाहमत करता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इनके बाजू से ना निकल सका और सिसक सिसक कर रोने लगा। अब्बू, ईमान तो मर जाएगी ना? उसे मार तो नहीं देगा ना? अब मैं होश में आने लग गया था। मैंने मुज़ाहमत करना छोड़ दी और अब्बू के गले लगकर रोने लगा। अब्बू मुझे सीने से लगाए प्यार से मेरी पीठ पर हाथ फेरते रहे। मुझे थोड़ा सुकून मिला तो मैं अब्बू के गले से अलहदा हो गया। नहीं बेटा, ईमान के साथ हम सब हैं। ईमान को कुछ नहीं होने देंगे, तुम फिक्र मत करो। ईमान हमारे घर के एक फ़र्द है। अब्बू ने मुझे हौसला दिया तो मैं ईमान की तरफ देखने लगा। इसकी सब्ज़ आंखों की रोशनी बहुत बढ़ गई थी। असलम, अब्बू मेरी तरफ से मुतमईन हुए तो असलम की तरफ मुतवज्जो हो गए। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या हुआ है और मुझे कुछ जानना भी नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना असलम, औरत की अगर इज़्ज़त करोगे तो सारी ज़िंदगी इज़्ज़त की ज़िंदगी जियोगे। बेशक तुम इसे ख़रीद कर लाए हो, ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन अभी छोटी बच्ची है। तुमने सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है। इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा किया करो। असलम, तुम खुद भी खुश रहोगे, वरना अगर ये मुश्किल में आए तो यकीन करो, तुम अभी मुझे इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना दूंगा। मैंने इसे बेटी कहा है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे घर का सारा खर्चा इस ईमान की वजह से उठा रहा हूँ, और अगर मुझे पता चला कि तुम ईमान को मारते हो तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। खुदा ने मुझे 4 बेटे दिए हैं। मेरा पूरा ख़ानदान इस गांव में रहता है और तुम अकेले हो। किस किस से लड़ोगे असलम? थक जाओगे लड़ते लड़ते। इसलिए जुल्म मत करो। शेर वही होता है जो घर से बाहर शेर हो। घर के अंदर तो बकरियाँ भी शेर होती हैं, इसलिए घर के शेर मत बनो। अपने ईमान दोनों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करो तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अब्बू असलम के कंधे पर हाथ रखकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहे थे। अब्बू की बातें सुनकर मुझे और ईमान दोनों को हौसला मिल रहा था। चलो ईमान बेटी, आज रात तुम हमारे घर में सोओगी। कल को मैं नंबरदारों से बात करके ही तुम्हें यहाँ भेजूँगा। अब्बू ने ईमान का हाथ पकड़ा है और मैं इसे लेकर अपने घर आ गए। ईमान बेटी, क्या हुआ था? असलम ने मारा था तुम्हें? अब्बू ईमान से एक बार भी पूछने लगे।
हम सब घर आकर कमरे में बिछी चारपाई पर बैठे हुए थे। अब्बू एक बार फिर ईमान को कुरेदने लगे, लेकिन ईमान ने हंसकर बात को टाल दिया। नहीं चाचू, कुछ भी नहीं हुआ था। इस सियालकोटी को शायद दौरा पड़ गया था। हमारे घर आकर ईमान की शोफी लौट आई थी। उनसे मजाक करने लगी। मैं चारपाई पर खामोशी से नजर झुका बैठा हुआ था। मेरी सारी वहशत खत्म हो गई थी। जी बाजी ईमान, इसे दौरा ही पड़ा होगा। आज अगर वो मुझे ना बचाते तो अब तक मैं जन्नत में हूरों के साथ बैठा चाय पी रहा होता। आमिर ने ईमान की बाहों में झूलते हुए कहा तो सब कहका मारकर हंसने लगे। पहले इस हूर से तो जान छुड़ा लो, फिर जन्नत की हूरों से मिल लेना। ईमान ने आमिर को चारपाई पर गिराया, उसके चेहरे पर बोसों की बरसात कर दी। ईमान इसे गुदगुदी भी कर रही थी। उसके चेहरे पर बोसों के साथ साथ अपनी थोड़ी भी रगड़ रही थी। गुदगुदी से हंस हंसकर जब ईमान का बुरा हाल हो गया तो ईमान ने इसे छोड़ दिया। आमिर ईमान के हाथ से निकला तो भागकर दूसरी चारपाई पर बैठ गया। इसके गाल ईमान के होंठों की सुर्खी की वजह से सुर्ख हो गए थे। क्यों जी, हम किसी जन्नत की हूर से कम हैं? ईमान ने आमिर को आंख मारते हुए कहा। जी हूर नहीं, आप तो चुड़ैल हैं जो छोटे बच्चों का खून चूसती रहती हो। आमिर ने ईमान को देखकर नाक चढ़ाई और भागकर मेरे पीछे आ गया। मैंने पीछे मुड़ से देखा तो वो एक बार फिर वहाँ से निकला और अम्मी के पास चला गया। सॉरी सियालकोटिए भाई, मेरा भी जन्नत में जाने का मूड बिल्कुल नहीं। हम इसी तरह मजीद एक दूसरे को मजाक करते रहे। इसके बाद ईमान और हम दोनों एक ही चारपाई पर सो गई और हम लोग भी अपनी अपनी चारपाइयों पर सो गए।